हेलो एवरीवन, वेलकम एंड नमस्ते। सिस्टमिक पैथोलॉजी का अगला चैप्टर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें सबसे पहले आपको जानना है कि वो नॉर्मल सेल्स कौन से होते हैं जिनसे हमारा ब्रेन बनता है। द फर्स्ट सेल इज गोइंग टू बी एन एस्ट्रोसाइट, जिसके नाम से आपको पता लगता है कि शेप में कैसा होगा ये देखने में। इट इज अ स्टार शेप्ड सेल। एस्ट्रोसाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर ऑफ आवर बॉडी। एंड नाउ इफ दिस एस्ट्रोसाइट, अगर आपको इसे एक स्पेशल स्टेन पे देखना हो, जिस स्टेन का नाम है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, जो हमेशा पैथोलॉजी में ब्राउन कलर की स्टेनिंग देता है, तो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री पे जो मार्कर आप यूज करोगे दैट इज GFAP। इट इज GFAP पॉजिटिव, मतलब ग्लायल फिब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन पॉजिटिव। दिस इज द फर्स्ट सेल। द सेकेंड सेल इज गोइंग टू बी माइक्रोग्लाया। सेकेंड चैप्टर में आपने पढ़ा था कि मैक्रोफाज जब ब्रेन में होता है उसे बोला जाता है माइक्रोग्लाया। So macrophage of the brain is microglia. But INI-CET एग्जाम में कुछ ऐसी 4 फोटोज हैं जो पूछी जाती हैं ओनली फॉर INI-CET स्टूडेंट्स। ये जो मैक्रोफाजेज है, अगर ये रॉड शेप के, ये जो माइक्रोग्लाया है, अगर ये रॉड शेप के मिलेंगे, शेप इनकी रॉड शेप इलोंगेटेड हो जाएगी, तो वो बोले जाएंगे रॉड सेल्स। एंड दीज आर फाउंड इन न्यूरोसेफेल्स। जो नेक्स्ट ऑल्टरेशन आपको जानना है दैट इज न्यूरोनोफेजिया, जिसके नाम से आपको पता लग रहा है फेजिया मतलब फैगोसाइटोसिस, खाना। मैक्रोफाज का शुरू से एक ही काम है, खाना, किसी चीज को जाके खा लेना। तो यहाँ पे ये न्यूरोनो मतलब कोई नर्व है जिसे जाके मैक्रोफाज खाने वाला है। तो नर्व को क्यों खाएगा? क्योंकि उस नर्व में डैमेज हो चुका है। तो जो सेंटर में प्रेजेंट है दैट इज गोइंग टू बी अ डैमेज नर्व। नर्व को कौन सी ऐसी इन्फेक्शन है जो नर्व जाके डैमेज करती है? पोलियो एंड रेबीज। तो पोलियो एंड रेबीज में नर्व डैमेज हुई और उस डैमेज नर्व को जाके किसने खाने की कोशिश करी है? मैक्रोफाजेस। तो इस प्रोसेस को बोला जाएगा न्यूरोनोफेजिया। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डू यू सी माइक्रोग्लायल नोड्यूल? इसका क्या मतलब है? माइक्रोग्लायल तो मुझे पता है, बहुत सारे मैक्रोफाजेस जिन्होंने मिलकर क्या बना दिया? एक कलेक्शन, एक नोड्यूल बनाया। तो यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, ये सब क्या है? ये है मैक्रोफाजेस, माइक्रोग्लाया। और ये देखा जाता है HIV के पेशेंट्स में। सो रिमेंबर, HIV पॉजिटिव पेशेंट्स का ब्रेन फाइंडिंग पूछा गया, माइक्रोग्लायल नोड्यूल। फाइनली INI-CET एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि ग्लोबॉइड बॉडीज कहाँ देखने को मिलती है? ग्लोबॉइड बॉडीज का मतलब होता है ऐसे राउंड राउंड ग्लोब जैसा राउंड कलेक्शन। तो ग्लोबॉइड बॉडीज आर सीन इन क्रैबीज डिजीज। Finally, these are all the different photos for microglia that is important for INI-CET exam. तो ये पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ, दैट इज न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस, जो ज्यादातर आप सबको पता है, अल्जाइमर्स डिजीज, पार्किंसंस डिजीज। सो लेट अस स्टार्ट विद दोस। नंबर 1, अल्जाइमर्स डिजीज के बारे में जो चीज लिखने वाली नहीं है और जो सबको पता है कि पेशेंट को मेमोरी लॉस, डिमेंशिया होता है। और दूसरा, ये यूजुअली 70, 70, 75 साल के बाद की उम्र में मरीज में देखा जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है। बट अल्जाइमर्स क्यों होता है? जेनेटिकली क्या दिक्कत होती है मरीज में? तो जो पहला जीन है दैट इज APP जीन, प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 21। APP का फुल फॉर्म क्या है? अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन। नाम से पता लग रहा है ये अमाइलॉइड बनाता होगा। अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन क्रोमोसोम 21 पे होता है और इसके बढ़ने की वजह से मरीज में अल्जाइमर्स डिजीज देखा गया है। अगर आप जेनेटिक्स के चैप्टर में जाओगे जहां पे आपने ट्राइसोमी 21 पढ़ा था, डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21 में 21 क्रोमोसोम ज्यादा थे, 2 की बजाय 3 21 क्रोमोसोम्स थे। जब क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाएगा तो मतलब APP भी बढ़ जाएगा। और अगर APP बढ़ा था तो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स में हमने लिखा था कि अल्जाइमर 70 साल की उम्र में नहीं होता, जल्दी हो जाता है। 30-35 साल की उम्र तक अल्जाइमर्स दिखाई देने लग जाता है डाउन्स के पेशेंट में। क्यों? क्योंकि अगर 21 क्रोमोसोम ज्यादा होगा तो APP प्रोटीन भी ज्यादा होगा, तो अल्जाइमर्स जल्दी हो जाएगा। दिस इज व्हाट यू रिटन इन द जेनेटिक्स चैप्टर। APP के अलावा देर आर 2 more genes, PS1, PS2। PS इज नॉट प्ले स्टेशन, जो गेम आपको पसंद है वो वाला PS नहीं। PS का फुल फॉर्म होता है प्रीसेनिलीन। 2 टाइप के जीन्स होते हैं हमारे, PS1 जीन, PS2 जीन। कौन से क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है? क्रोमोसोम नंबर 14 एंड क्रोमोसोम नंबर 1। याद करने का तरीका ये है कि PS1 और क्रोमोसोम 1 को साथ साथ नहीं मिलाना, इनको दूर रखना। 1 is not on 1, PS1 is on 14, PS2 is on 1। एंड PS वो प्ले स्टेशन गेम क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि जब भी PS जीन में प्रॉब्लम होगी तो कौन से एंजाइम की एक्टिविटी ब्रेन में बढ़ जाती है? गेम मतलब गामा सीक्रेटेज एक्टिविटी। तो अल्फा, बीटा, गामा ऐसी ऑप्शंस होगी। तो PS एंजाइम और PS जीन के बढ़ने से कौन सा एंजाइम बढ़ता है? गेन, गामा सीक्रेटेज एक्टिविटी बढ़ती है। जो अगला जीन है और जो लास्ट जीन है दैट यू हैव टू नो इज ApoE4 जीन। आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग है, फेमस है, क्योंकि एग्जामिनर पूछता है INI-CET एग्जाम में कि ApoE4 की जीन की प्रॉब्लम की वजह से
अर्ली ऑनसेट एल्जाइमर्स देखा गया है पेशेंट्स में, 70 से पहले जल्दी उम्र में एल्जाइमर्स देखा गया है. सो दीज आर द 4 जीन्स, एप, एपीपी, PS1, PS2 एंड ApoE4. माइक्रोस्कोपिकली पैथोलॉजी में क्या दिखाई देता है, तो ये पढ़ने के लिए डायरेक्टली फोटोज देख लेते हैं. तो जो सबसे पहले यहाँ पे फोटोज है, कुछ तो पिंक एंड ब्लू है जैसे कि सारी फोटोज होती हैं पैथोलॉजी में, बट कुछ फोटोज है जो ऐसे ब्राउन ब्लैक कलर के दिख रही हैं, क्योंकि ब्रेन में एक स्टेन यूज किया जाता है, बी फॉर ब्रेन, बी फॉर बियरशॉव्स्की स्टेन. और बियरशॉव्स्की स्टेन एक सिल्वर स्टेन है. एंड आई थिंक बाय नाउ सबको ये कॉन्सेप्ट पता है कि सिल्वर वर्ड जब जब आएगा उसका मतलब ब्लैक. तो जब जब ऐसी ब्लैक फोटो दिखेगी मतलब बियरशॉव्स्की स्टेन यूज किया गया है. तो एल्जाइमर्स डिजीज में सबसे पहली चीज क्या दिखती है, न्यूराइटिक प्लाक्स. उसका क्या मतलब है, सेंटर में तो देखने को मिलेगा अमाइलॉइड. कौन सा अमाइलॉइड, एल्जाइमर्स में एक ब्रेन एक बीटा, निमोनिक याद आ रहा है, एल्जाइमर्स में ए बीटा वाला अमाइलॉइड देखने को मिलता है. एंड इस अमाइलॉइड के आसपास ऐसे नर्व फाइबर्स, न्यूराइटिक क्यों बोला, क्योंकि इस अमाइलॉइड के आसपास मुझे ऐसे नर्व फाइबर्स दिखाई देंगे, तो इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है न्यूराइटिक प्लाक. बिल्कुल वैसा ही ऊपर ये बियरशॉव्स्की स्टेन पे दिख रहा है, ऐसे राउंड राउंड न्यूराइटिक प्लाक्स. पहला पॉइंट. सेकंड जो इस डिजीज में देखने को मिलता है उसका नाम है NFT, न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स. एंड इसकी शेप कैसे दिखाई दे रही है, ये कैसे फ्लेम की तरह, जैसे किसी कैंडल को आपने फ्लेम जलाई हो, तो फ्लेम सेल्स इसका दूसरा नाम बना सकते हैं. न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स आर नोन एज फ्लेम सेल्स. तो ये बनते क्यों है, किस चीज से ऐसे ये फ्लेम बनाई गई है, these are made up of hyperphosphorylated tau protein, and this question is the most important. Neurofibrillary tangles याद कैसे करेंगे, टाउ प्रोटीन हमें याद दिलाता है ताऊजी की. ताऊजी ऑब्वियसली हमारे फैमिली में यूजुअली 70-75 ओल्ड एज के फादर के बड़े भाई ताऊजी, सो दैट इज गोइंग टू बी ओल्ड एज. तो ताऊजी की ही तो एज में होता है एल्जाइमर्स डिजीज, है ना, उन्हीं की एज में जाके ये डिजीज देखी जाती है. तो अगर क्वेश्चन कभी आया कि टाउ प्रोटीन कौन सी न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज के साथ पाया जाता है, तो ताऊजी वाली एज मतलब टाउ प्रोटीन, एल्जाइमर्स डिजीज ताऊजी की एज में पाया जाता है. ताऊजी की एज में टाउ प्रोटीन रखना, ठीक है. कमिंग टू द थर्ड फाइंडिंग. द थर्ड फाइंडिंग इज हिरानो बॉडी. तो अगर आपने देखा होगा कि फैमिली में जो सबसे एल्डर्स होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, वो सारे डिसीजंस लेते हैं, वो सबका अच्छा चाहते हैं, सबकी डिसीजंस लेते हैं, तो वो सबसे ज्यादा हीरो बनने की कोशिश करते हैं. तो एक तो एल्जाइमर्स डिजीज में ताऊजी वाली डिजीज मतलब टाउ प्रोटीन, ऊपर से एल्जाइमर्स डिजीज के जो ताऊजी है वो क्या करने की कोशिश करेंगे, वो हीरो बनने की कोशिश करेंगे. तो हिरानो बॉडीज आर ऑल्सो सीन. ये जो नीडल वाली बॉडीज हैं, दीज आर नोन एज द हिरानो बॉडीज. अब हीरो, जहां हीरो मेंशन करा तो हीरो का क्या काम होता है, हीरो का काम होता है एक्टिंग करना. तो अगर किसी ने पूछा कि हिरानो बॉडीज किस चीज से बनाई गई हैं, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन, हिरानो बॉडीज आर एक्टिन पॉजिटिव. तो अब इस पूरी स्टोरी को समराइज करते हुए, एल्जाइमर्स डिजीज में जो 3 चीजें दिखती हैं, नंबर 1 अमाइलॉइड वाला न्यूराइटिक प्लाक्स, नंबर 2 ताऊजी वाला न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स, टाउ प्रोटीन, नंबर 3 एक्टिन वाला हीरो, द हिरानो बॉडीज मेड अप ऑफ एक्टिन. तो यहाँ तक तो सारे एग्जाम स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए. बट अब 2 फाइंडिंग्स है जो INI-CET में पूछी जाती हैं. एक होता है सेरेब्रल अमाइलॉइड एंजियोपैथी, CAA, सेरेब्रल अमाइलॉइड एंजियोपैथी. एंजियो विल टेल मी कि अच्छा क्या एल्जाइमर्स में ब्लड वेसल्स में भी दिक्कत आने लग जाती है, ब्रेन की ब्लड वेसल्स में कोई दिक्कत दिखाई देती है. यस, सेरेब्रल अमाइलॉइड एंजियोपैथी देखने को मिलता है. एंड द फिफ्थ इज वैक्यूलर डिजेनरेशन, वैक्यूल्स दिखाई देते हैं, तो ग्रैन्युलो वैक्यूलर डिजेनरेशन इज ऑल्सो सीन. सो ये दोनों पॉइंट्स ओनली फॉर INI-CET. एल्जाइमर्स डिजीज के बाद जो अगली डिजीज आपको जाननी है, दैट इज नोन एज द पार्किंसंस डिजीज, जिसमें ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं. क्या है उसका रीजन, पार्किंसंस डिजीज में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स कम हो जाते हैं. तो डायरेक्टली फोटो देख लेते हैं. एज यू सेड, पार्किंसंस डिजीज में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स कम होते हैं. तो अगर डोपा कम होगा, डोपामिनर्जिक में डोपामीन, डोपा कम होगा, तो एक पिगमेंट बनना बंद हो जाएगा जिसका नाम है मेलेनिन. अब ब्रेन में मेलेनिन की बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि ब्रेन में मेलेनिन कहाँ पाया जाता है, इट इज फाउंड इन द सब्सटैंशिया नाइग्रा. तो अगर आप ये वाली फोटो देखो, दिस इज नॉर्मल सब्सटैंशिया नाइग्रा, जो यहाँ पे ऐसे ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें मेलेनिन है. बट अगर आप पार्किंसंस डिजीज का सब्सटैंशिया नाइग्रा देखोगे तो वो आपको इतना ब्राउन नहीं दिखाई दे रहा, वो थोड़ा सा लाइट ब्राउन दिखाई दे रहा है. क्यों, पेल दिखाई दे रहा है. क्यों है ऐसा, क्योंकि पार्किंसंस में डोपा नहीं है, डोपा नहीं है तो मेलेनिन नहीं बना, और मेलेनिन नहीं बना तो सब्सटैंशिया नाइग्रा पेल हो गया. इसी के साथ माइक्रोस्कोपिकली आपको एक बॉडीज देखने को मिलती हैं जिनका नाम है ल्यूई बॉडीज. सबसे पहले ल्यूई बॉडीज किस चीज से बनी होती है, दे आर मेड अप ऑफ
अल्फा सिन न्यूक्लियन, ल्यूई बॉडी देखने में कैसी है, तो ये एक राउंड बॉडी होती है। अगर इसको हम ड्रॉ करें, ये पूरी बॉडी ऐसे राउंड बॉडी होती है, पर ध्यान से देखोगे तो सेंटर में जो रंग है वो थोड़ा गाढ़ा है, इट इज डार्कर इन द सेंटर, एंड पेरिफेरी पे थोड़ा सा हल्का पिंक है ना। तो अगर इस पिंक को हम ऐसे बनाए तो जो सेंटर में है वो थोड़ा सा ज्यादा डार्कर है, इसे बोला जाता है ल्यूई बॉडी। तो याद करने का तरीका ये है कि इंग्लिश में अगर आप पार्क बोलो, घर के आगे पार्क है या घर के आगे लॉन है, तो लगभग सेम बात मान ली जाती है ना। तो पार्क मतलब पार्किंसंस डिजीज में, लॉन मतलब कौन सी बॉडी, ल्यूई बॉडी देखी जाती है। तो पार्क एंड लॉन लगभग सेम चीजें हैं। तो पार्क एंड लॉन को इंग्लिश में क्या बोलोगे, सिनोनिम्स। जिन शब्दों का सेम अर्थ होता है उन्हें बोला जाता है सिनोनिम्स। तो पार्क एंड लॉन सिनोनिम्स होते हैं। मतलब पार्क फॉर पार्किंसंस, लॉन फॉर ल्यूई, और सिनोनिम्स क्यों याद करा, क्योंकि सिन फॉर अल्फा सिन न्यूक्लियन। सो कमिंग बैक, पार्किंसंस डिजीज shows you ल्यूई बॉडीज, पार्क एंड लॉन सिनोनिम्स होते हैं, तो अल्फा सिन न्यूक्लियन। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट टू एक्चुअली जिनमें फोटोज नहीं पूछते बट थ्योरी पूछी जाती है। तो एल्जाइमर्स में फोटोज हमने देख ली, पार्किंसंस की फोटोज देख ली। नाउ द थर्ड एंड द फोर्थ, द थर्ड वन इज हंटिंगटन डिजीज, जो हमने जेनेटिक्स के चैप्टर में पढ़ा था। अगर आपको याद होगा, हंटिंग इन अ केज पढ़ा था। हंटिंग इन अ केज मतलब हंटिंगटन डिजीज में CAG, कौन से रिपीट, CAG। एंड हंटिंग इन अ केज मतलब कि वो एक्सॉन में देखे जाते हैं। और फिर ये भी पढ़ा था कि केज में 4 दीवारी का स्ट्रक्चर होता है, तो कौन से क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होती है, क्रोमोसोम 4। हंटिंगटन्स डिजीज में कौन सा प्रोटीन बढ़ेगा, नाम से समझ में आ रही है ना, हंटिंगटन डिजीज में हंटिंगटन प्रोटीन बढ़ेगा। ऐसा क्वेश्चन तो कोई पूछेगा नहीं आपसे, आपसे कोई दूसरा प्रोटीन पूछा जाएगा कि हंटिंगटन के अलावा क्या बढ़ता है, तो यूबिक्विटिन बढ़ता है। और ये सब चीजें कौन से न्यूक्लियस में बढ़ रही हैं, दे आर इंक्रीजिंग इन द कॉर्डेट न्यूक्लियस। आई थिंक ये सब हम ऑलरेडी जेनेटिक्स के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कमिंग टू द लास्ट वन, अमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस, जो डिजीज स्टीफन हॉकिंस को भी थी। मेडिसिन में पूछा जाता है कि अमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस अपर मोटर लोअर मोटर न्यूरॉन कौन सी डिजीज है, तो ये दोनों डिजीजेस एक साथ हैं। इट इज अपर मोटर न्यूरॉन प्लस लोअर मोटर न्यूरॉन प्रॉब्लम। एंड माइक्रोस्कोपिकली जो बॉडीज है जिनका सिर्फ नाम जानना है, बुनीना बॉडीज, आर सीन इन ALS। On that note, we have finished off the second topic, that is neurodegenerative, and जो अब हम last topic शुरू करेंगे, that is going to be the tumors। ब्रेन ट्यूमर्स शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि ब्रेन ट्यूमर्स में ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक होती है, और कॉमन सेंस लगाओगे तो ग्रेड 1 किसी भी ट्यूमर का पढ़ोगे तो वो अच्छा ही होता है, प्रोग्नोसिस पेशेंट के लिए अच्छी मानी जाती है। और जैसे जैसे वो ग्रेड 4 की तरफ जाता है तो आप जानते हो कि पेशेंट के लिए प्रोग्नोसिस खराब होती जाएगी। तो ये ग्रेड 1 2 3 4 डिसाइड कैसे किया गया, ये डिसाइड करने के लिए 4 अल्फाबेट्स आपको याद करने हैं, AMEN। तो व्हाट इज AMEN? ए हमें बताता है एटिपिया, मतलब सेल कितना खराब दिखाई दे रहा है पैथोलॉजिस्ट को माइक्रोस्कोप में, उसे बोला जाता है एटिपिया। M फॉर माइटोसिस, सेल कितना प्रोलिफरेट कर रहा है, कितनी माइटोसिस दिखाई दे रही है। E फॉर एंडोथेलियल प्रोलिफरेशन, एंडोथेलियम आई होप एवरीवन रिमेंबर्स ब्लड वेसल की लाइनिंग को बोलते हैं, तो ब्लड वेसल कितना प्रोलिफरेट हो रहा है। एंड N फॉर नेक्रोसिस, तो आपको देखना है, मतलब ये किसे देखना है, ये पैथोलॉजिस्ट को देखना है माइक्रोस्कोप पे कि एटिपिया, माइटोसिस, एंडोथेलियल प्रोलिफरेशन और नेक्रोसिस, ये 4 चीजों में से क्या क्या दिख रहा है, उसके बेसिस पे पैथोलॉजिस्ट बताएगा कि ये कौन सी ग्रेडिंग का ट्यूमर है। तो अगर कुछ भी नहीं दिखाई दिया, AMEN सभी कुछ एब्सेंट, तभी तो वो अच्छा ट्यूमर है ना। ग्रेड 1 किसे बोलते हो, जिसमें AMEN कुछ भी नहीं दिखता, नो एटिपिया, नो माइटोसिस, नो एंडोथेलियम, नो नेक्रोसिस, तभी वो अच्छा ट्यूमर है, ग्रेड 1। अगर आपको सिर्फ पहला अल्फाबेट दिखना शुरू हो जाए, एटिपिया, तो उसे बोलेंगे ग्रेड 2। अगर पहला और दूसरा अल्फाबेट दिखने लग जाए, एटिपिया, माइटोसिस, तो उसे बोलेंगे ग्रेड 3। और अगर चारों AMEN इनमें से कोई 3 भी दिख गए तो उसे बोलेंगे ग्रेड 4। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा AMEN, अगर कुछ भी नहीं मिल रहा तो वो हो गया ग्रेड 1। अगर सिर्फ एटिपिया मिल रहा है तो वो हो गया ग्रेड 2। अगर एटिपिया और माइटोसिस दोनों मिल रही हैं तो वो हो गया ग्रेड 3। और अगर चारों में से कोई 3 भी मिल रहे हैं तो दैट इज गोइंग टू बी ग्रेड 4। इस ग्रेडिंग के बेसिस पे पैथोलॉजिस्ट की रिपोर्ट बनती है। तो अब कुछ ट्यूमर्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। पहला ट्यूमर है पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा, जिसे आजकल बोला जाता है जुवेनाइल पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा। तो मतलब शॉर्ट फॉर्म में पढ़ें तो JPA, और जुवेनाइल वर्ड पे ध्यान दे तो ये बच्चों में ही होगा। तो सबसे पहले इसमें जो एज होगी वो एक 10-11 साल का बच्चा होगा। अगर आप ग्रॉसली देखो तो इस ट्यूमर में आपको एक कैविटी, एक सिस्ट दिखाई दे रही है,
और साथ में कौन से टाइप का ट्री जैसा कौन से टाइप का ब्रेन का पोर्शन दिखता है, इट इज सेरेबेलम। तो अगर आपको चाइल्ड में एक सिस्टिक लीजन दिखाई दे रहा है ब्रेन के कौन से भाग में, सेरेबेलम में, तो आप जुवेनाइल पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा के बारे में सोचोगे। तो एग्जाम में जाके क्वेश्चन में ये चाइल्ड सिस्टिक सेरेबेलम 3Cs याद करना, वो आपको बताएगा JPA। तो इस बच्चे में कौन सी म्यूटेशन देखी गई है, ब्रैफ जीन की दिक्कत देखी गई है। ब्रैफ जीन की 2 डिजीजेस हैं विच आर इंपॉर्टेंट, अब रिमेंबर दिस, ये ही आजकल का अपडेट है विच दे आर गोना टेस्ट यू। ब्रैफ जीन में क्या दिक्कत हो सकती है, एक तो हो सकता है कि ब्रैफ जीन और किया जीन के बीच में फ्यूजन हो गया, 2 जीन्स थे वो आपस में मिल गए, तो ब्रैफ एंड किया का फ्यूजन, या फिर सिर्फ ब्रैफ जीन में ही प्रॉब्लम हुई, जिसे बोला जाता है, जो ज्यादातर सारी डिजीजेस में यही देखा जाता है, ब्रैफ V600E म्यूटेशन। तो या तो दिक्कत सिर्फ ब्रैफ जीन में हुई है या फिर ब्रैफ और किया जीन का आपस में फ्यूजन हो गया, तो ये है म्यूटेशन। बट ये बच्चे के लिए कैसा है, ग्रेड 1 मतलब बच्चे के लिए कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है, सर्जरी से ट्यूमर हटा दोगे उसके बाद बच्चा ठीक हो जाएगा। पैथोलॉजिस्ट को क्या दिखाई देता है, अब इसके नाम में अगर आप पढ़ो पाइलो, पाइलो का मतलब होता है बाल, हेयर लाइक, तो इसमें कुछ ऐसे थिन पतले पतले फाइबर्स दिखाई देंगे, उन्हें बोला जाता है रोजेंथल फाइबर्स। तो अगर ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये पतले पतले पिंक पिंक कलर के जो फाइबर्स है, इन पिंक पिंक कलर्स को फाइबर्स को बोला जाता है रोजेंथल फाइबर्स। तो हमेशा एग्जाम में एक तो CCC याद रखना, साथ में ये बहुत अच्छा ट्यूमर है, बच्चा ठीक हो जाएगा, और पाइलो मतलब पतले पतले हेयर, तो रोजेंथल फाइबर्स देखने को मिलता है। तो ये तो बच्चों का सबसे अच्छा वाला ट्यूमर था। अब हम पढ़ते हैं बड़ों का सबसे बुरा वाला ट्यूमर, दैट इज ग्लायोब्लास्टोमा। एज आई सेड, बड़ों का ट्यूमर तो अडल्ट्स में होता है, एंड रूल ऑफ ब्रेन इज कि जहां जहां शब्द ब्लास्टोमा का इस्तेमाल होगा वहां पर जानना कि प्रोग्नोसिस बहुत खराब। ब्लास्ट से आपको याद आना चाहिए कि जैसे ब्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, ब्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट का मतलब ये होगा ग्रेड 4, और पेशेंट के लिए प्रोग्नोसिस होगी बहुत ज्यादा खराब। कोई भी ब्लास्टोमा बोला हो, ग्लायोब्लास्टोमा, मेड्यूलोब्लास्टोमा, पीनियलोब्लास्टोमा, कोई भी ब्लास्टोमा ब्रेन में ग्रेड 4 खराब प्रोग्नोसिस होता है। एक और तरीका इस ट्यूमर को याद करने का, कोई भी चीज जो आपने नेचर से या वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड सुनी होगी वो ग्लायोब्लास्टोमा में आएगी, एंड आई टेल यू हाउ। तो अगर आप इस ट्यूमर को देखने की कोशिश करो कि ब्रेन में कैसे दिखाई देते हैं, तो आप देखोगे ये कौन सी साइड में, ये लेफ्ट राइट दोनों तरफ जा रहा है, मतलब एक बटरफ्लाई की तरह लग रहा है। सो सबसे पहली फोटो जो आपको देखने को मिलेगी वो है कौन सा, नेचर से रिलेटेड बटरफ्लाई, इसे बोला जाता है बटरफ्लाई ग्लायोमा। इसी चीज को आप पैथोलॉजी में देखोगे तो यहाँ पर एक नेक्रोसिस है, पर नेक्रोसिस सीधी लाइन में नहीं है, नेक्रोसिस ऐसे स्नेक की तरह आ रही है, तो इस चीज को क्या बोला जाता है, सर्पेंटाइन नेक्रोसिस। तो यहाँ पर एक तो पहले बटरफ्लाई की बात हुई, फिर दूसरा अब स्नेक की बात हो रही है, तो नेचर की ज्यादातर एनिमल्स की, वाइल्ड लाइफ की बात हो रही है। जो अभी तक तो ट्यूमर सेल्स है वो मुझे अभी तक नहीं मिले, तो अब हम ट्यूमर सेल्स को ढूंढते हैं। यहाँ पर सेंटर में तो मुझे वो स्नेक वाली नेक्रोसिस मिल गई। अब इसी के आसपास अगर देखो तो ये ब्लू कलर के जो सेल्स हैं, ये पूरा इसके आसपास ऐसे सराउंड करके इसी से चिपक के खड़े हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, स्यूडो पैलिसेडिंग ऑफ द ट्यूमर सेल्स, कि वो इसी सांप के आसपास, इसी स्नेक के आसपास मिलेंगे आपको। फाइनली जो फोर्थ बॉडी है दैट इज ग्लोमेरुलॉइड बॉडी, फोटो नहीं जानना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, याद करना उससे भी ज्यादा आसान। GB में GB मतलब ग्लोमेरुलॉइड बॉडीज किस में दिखेंगी, ग्लायोब्लास्टोमा में दिखेगी, GB में GB बॉडीज देखी जाती है। प्रोग्नोसिस वेरी वेरी बैड। होता क्यों है, नेचर से रिलेटेड तो मुझे समझ आ गया, बटरफ्लाई स्नेक, बट वाइल्ड लाइफ मतलब, क्योंकि इसमें जो जेनेटिक्स देखा गया है वो है IDH। IDH आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो, आइसोसिट्रीन डिहाइड्रोजनेज। तो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि ज्यादातर केसेस में IDH का म्यूटेशन देखा जाता है या IDH वाइल्ड टाइप देखा जाता है, तो इस डिजीज में सब कुछ वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड सेलेक्ट करना था। तो इसमें सबसे कॉमन चीज जो आप पिकअप करोगे वो IDH का कौन सा फॉर्म होगा, IDH वाइल्ड टाइप होगा। ग्लायोब्लास्टोमा डन, अडल्ट्स का खराब वाला ट्यूमर। नाउ लेट्स गो ऑन टू वन मोर अडल्ट्स वाला ट्यूमर जिसका नाम लिखने का ही तरीका अलग है, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा। उसके नाम में इतने सारे ओ आते हैं, मतलब अंडाज, अंडे वाला ट्यूमर है, तभी उसका नाम ऐसा अंडा अंडा ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा, क्योंकि ये वो ट्यूमर है जिसमें आपको अंडा वाला फ्राइड एग अपीयरेंस दिखेगा। वहां तक पहुंचने से पहले हम जेनेटिक्स पढ़ लेते हैं, इसकी भी म्यूटेशन IDH ही है। अभी हमने पढ़ा था IDH जीन, आपने ग्लायोब्लास्टोमा में भी पढ़ा, IDH जीन आप ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा में भी पढ़ोगे, और एक और जगह पढ़ोगे बोन ट्यूमर्स में।
तो याद करने के लिए प्लीज रिमेंबर IDH म्यूटेशन कहाँ कहाँ मिल सकती है, सारे 19 सब्जेक्ट्स को मिला के पढ़ो। IDH म्यूटेशन ईगो वाले, आई एम ईगोइस्टिक, तो IDH कहाँ कहाँ मिलेगी? अभी पिछला ट्यूमर पढ़ा ग्लायोब्लास्टोमा, अभी ये पढ़ रहे हो ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा, और बोन में देखोगे एनकॉन्ड्रोमा। ये 3 ट्यूमर्स हैं हमारे 19 सब्जेक्ट्स में जिसमें IDH म्यूटेशन मिलती है। इसके अलावा ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा में मिलता है को डिलीशन 1p19q, मतलब क्रोमोसोम 1 और क्रोमोसोम 19 को डिलीशन एक साथ खत्म, एक साथ डिलीट हो गए बॉडी में से। बट एग्जामिनर आपको ऑप्शंस थोड़े से कंफ्यूजिंग देगा, एक होगा 1p19q, एक होगा 1q19p, एंड प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, p और q क्या होता है? p होता है स्मॉल आर्म एंड q होता है लॉन्ग आर्म। तो छोटे नंबर के साथ छोटा वाला आर्म रखना, बड़े नंबर के साथ बड़ा वाला आर्म रखना। तो रिपीटिंग, स्मॉल नंबर स्मॉल आर्म, बिग नंबर बिग आर्म, को डिलीशन 1p19q, 2 क्रोमोसोम एक साथ डिलीट हो जाते हैं। सुनने में थोड़ा खतरनाक पेशेंट के लिए ज्यादा लग रहा है, बट असल में थोड़ा अलग है। एक्चुअली में अगर ऐसा देखा गया कि अगर किसी के दोनों क्रोमोसोम ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा में एक साथ डिलीट हुए तो उसकी कीमोथेरेपी का रिस्पॉन्स बेहतर था। देयर इज अ गुड रिस्पॉन्स टू कीमोथेरेपी दैट यू हैव। नाउ लेट्स कम टू द माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपिकली ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा में वो अंडा वाला ट्यूमर, फ्राइड एग अपीयरेंस, आई एम श्योर फ्राइड एग सबने देखा है, कुछ लोग खाते भी है। तो फ्राइड एग मतलब जो सेंटर में है ब्लू कलर का वो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आसपास व्हाइट कलर। देखो ये सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस, इसके आसपास व्हाइट कलर, ये हो गया न्यूक्लियस व्हाइट कलर, न्यूक्लियस व्हाइट कलर, न्यूक्लियस व्हाइट कलर, न्यूक्लियस व्हाइट कलर। तो इसे फ्राइड एग अपीयरेंस। और हमारे यूनिवर्स का रूल रहा है, जहां जहां आप एग की बात करोगे वहां वहां आप चिकन की बात भी करोगे, राइट? सो चिकन वायर ब्लड वेसल्स, चिकन वायर क्या होता है? पतली सी वायर होती है। तो ये जो ब्लड वेसल्स है वो एक पतली सी वायर के समान दिखने लग जाती है। अगर ये देखो, ये ब्लड वेसल लग भी नहीं रही, ऐसा लग रहा है कोई पतली सी लाइन खींची है यहाँ पे। तो ये ब्लड वेसल्स बिल्कुल पतली सी वायर, चिकन वायर की तरह दिखाई देगी। तो जहां जहां एग वहां वहां चिकन वायर। इसके अलावा अगर आप रेडियोलॉजी में पढ़ोगे ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा तो यू विल सी कैल्सिफिकेशन। तो रेडियोलॉजी का एक क्वेश्चन है कि वो कौन कौन से ब्रेन ट्यूमर्स है जिनमें कैल्सिफिकेशन देखने को मिल सकती है। एक तो अभी पढ़ रहे हो, दैट इज ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा। इसके बाद थोड़ी देर में अभी एक और ट्यूमर पढ़ोगे जिसमें ब्रेन में कैल्सिफिकेशन दिखेगी, एंड दैट इज मेनिंजियोमा, राइट? और उसके बाद आप पीडियाट्रिक्स में एक ट्यूमर पढ़ते हो, दैट इज क्रेनियोफैरिंजियोमा। सो याद करने के लिए यू कैन लर्न कि कॉम ट्यूमर्स में रेडियोलॉजिस्ट को कैल्सिफिकेशन दिखाई देती है। कॉम ट्यूमर्स में कैल्सिफिकेशन मतलब क्रेनियोफैरिंजियोमा, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा एंड मेनिंजियोमा। टेक होम मैसेज, ओलिगो फ्राइड एग अपीयरेंस। अगला ट्यूमर पढ़ने से पहले फ्राइड एग अपीयरेंस और कहाँ कहाँ दिखती है, चिकन वायर अपीयरेंस और कहाँ कहाँ दिखती है, सारे 19 सब्जेक्ट्स में। फ्राइड एग अपीयरेंस अगर पूछा गया ब्रेन में कहाँ दिखती है तो यू नो द नेम ऑफ द ट्यूमर, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा, राइट? अगर यही पूछा गया कि बोन मैरो बायोप्सी पे कौन सी ल्यूकीमिया लिम्फोमा में देखी जाती है, सो दैट इज हेरी सेल ल्यूकीमिया ऑन बोन मैरो बायोप्सी शोज यू फ्राइड एग। टेस्टिस एंड ओवरीज, सेमिनोमा डिसजर्मिनोमा, ऑब्वियसली सेमिनोमा टेस्टिस में और डिसजर्मिनोमा ओवरी में फ्राइड एग अपीयरेंस देखने को मिलता है। एंड फाइनली, क्योंकि पैथोलॉजी के बाद माइक्रो हमें पढ़नी ही है, माइक्रोबायोलॉजी की कौन सी कॉलोनीज है विच आर फ्राइड एग अपीयरेंस? M&M। कौन सा? एक बैक्टीरिया, एक फंगस। तो M से हो गया बैक्टीरिया में माइकोप्लाज्मा की कॉलोनीज, एंड फंगस में हो गया मैलासीजिया फर्फर, इनकी भी फ्राइड एग अपीयरेंस। All the fried egg appearances are done which were important for all the exams. INI-CET एग्जाम के लिए चिकन वायर, only for INI-CET, not for FMG and NEET. INI-CET एग्जाम के लिए चिकन वायर blood vessels are also important. So please note, not just chicken wire blood vessels, chicken wire calcification, chicken wire fibrosis. तो चिकन वायर फाइब्रोसिस लिवर में आप पढ़ के आए हो, अल्कोहलिक लिवर डिजीज में मिलती है चिकन वायर फाइब्रोसिस। चिकन वायर ब्लड वेसल्स अभी अभी आपने पढ़ा कि ब्रेन में ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा में वेसल्स बिल्कुल पतली पतली हो जाती हैं, वैसी ही ब्लड वेसल्स आपको ब्रेस्ट के ट्यूमर में भी दिखती हैं, दैट इज म्यूसिनस और कोलॉइड कार्सिनोमा ब्रेस्ट। ब्रेस्ट में जब आप FNAC करते हो एक म्यूसिनस कैंसर के केस में, तो वेसल्स ऐसी पतली पतली वायर की तरह दिखती हैं। एंड चिकन वायर कैल्सिफिकेशन एक बोन ट्यूमर में देखा जाता है, दैट इज कॉन्ड्रोब्लास्टोमा। एज आई सेड, ऑल ऑफ दीज आर INI-CET क्वेश्चंस। ओके, सो नाउ कमिंग बैक, पूरा ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा खत्म करने के बाद नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज एपेंडाइमोमा। एपेंडाइमोमा के नाम से क्या समझ में आता है? एपेंडाइमल सेल्स जो CSF बनाने में हेल्प करते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो एपेंडाइमोमा कहाँ पे देखा जाएगा?
एपेंडाइमोमा फोर्थ वेंट्रिकल में सबसे कॉमनली देखा जाता है। दिस इज एसोसिएटेड विद द सिंड्रोम दैट इज NF2। अभी NF2 के साथ 3 ट्यूमर्स हैं जो पाए जाते हैं, अभी बस पढ़ते जाओ, निमोनिक एंड में बनाएंगे। सो दिस इज एसोसिएटेड विद द सिंड्रोम कॉल्ड न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस 2। एपेंडाइमोमा में कौन से रोजेट्स देखे जाते हैं? पेरीवैस्कुलर स्यूडोरोजेट, जिसके नाम से समझ आ रहा है कि ये वेसल तो होगी ब्लड वेसल, एंड पेरी मतलब ब्लड वेसल के आसपास, तो जो ट्यूमर सेल्स हैं वो ब्लड वेसल के पास में पाए जाएंगे। ये देखो जितने भी ट्यूमर सेल्स हैं ये ब्लड वेसल के आसपास पाए जाते हैं, तो इनका नाम है पेरीवैस्कुलर स्यूडोरोजेट। तो ये था एपेंडाइमोमा। बट एपेंडाइमोमा का आजकल एक अपडेटेड वर्जन है, एक वेरिएंट है विच यू नीड टू नो फॉर INICT, एंड दैट इज रेला फ्यूजन एपेंडाइमोमा। व्हाट इज रेला फ्यूजन? उसके नाम में सब कुछ है। रेला एक जीन है, तो R फॉर रेला। रेला क्या चीज होती है मैम? रेला फ्यूजन एपेंडाइमोमा मतलब रेला एक जीन का नाम है। हर जीन एक क्रोमोसोम पे होता है, तो ये कौन से क्रोमोसोम पे है? EL से समझ आ जाएगी, ये क्रोमोसोम 11 पे है। ठीक है, E से और क्या समझ आएगा कि ये कौन से ट्यूमर में देखा जाता है? रेला फ्यूजन एपेंडाइमोमा में देखा जाता है। और ये जो एपेंडाइमोमा है, ये पढ़ने से पहले आप मुझे बताओ, यूजुअली एपेंडाइमोमा कहाँ था? फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल को अपने ब्रेन में अगर प्लेस करोगे तो आप कहाँ पे उसे पाओगे? टेंटोरियम के ऊपर या नीचे? टेंटोरियम सेरेबेलम के नीचे, इंफ्राटेंटोरियल होते हैं वेंट्रिकल्स। बट रेला फ्यूजन वाला जो एपेंडाइमोमा है दैट इज गोइंग टू बी फाउंड अबव द टेंटोरियम, मतलब इन सिंपल वर्ड्स दैट इज रेफर्ड टू एज सुप्राटेंटोरियल। सो रिपीटिंग वंस अगेन, रेला फ्यूजन में R का मतलब होता है रेला, देन EL का मतलब होता है क्रोमोसोम 11, E अलोन का मतलब होता है एपेंडाइमोमा, एंड A का मतलब होता है अबव द टेंटोरियम। रिमेंबर दिस शोज यू पेरीवैस्कुलर स्यूडोरोजेट। कमिंग टू द नेक्स्ट, मेड्यूलोब्लास्टोमा। एक चीज हम सब जानते हैं, ब्लास्टोमा वर्ड आते ही मतलब जो ग्रेड होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बैड, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा ब्रेन में, एंड प्रोग्नोसिस जो होगा पेशेंट के लिए वो बहुत खराब होगा। बट ये किस पेशेंट में देखा जाता है? ये देखा जाता है चाइल्ड में, और ये देखा जाता है सेरेबेलम में। क्या ऐसा एक ट्यूमर हमने पहले भी पढ़ा है? वी जस्ट स्टडीड जुवेनाइल पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा, वो भी चाइल्ड में देखा जाता था, वो भी सेरेबेलम में देखा गया था, पर वो एक और चीज दिखाता था, वो था सिस्टिक। अगर चाइल्ड सिस्टिक सेरेबेलम लिखा हुआ तो JPA मार्क करना, अगर सिस्टिक शब्द नहीं लिखा गया, चाइल्ड सेरेबेलम है, तो ये भी सोचना। एंड क्यों इन दोनों में डिफरेंस जानना जरूरी है? क्योंकि जुवेनाइल पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा तो बढ़िया वाला ट्यूमर था, ग्रेड 1 सर्जरी करी, निकाल दिया, पेशेंट ठीक हो गया, ग्रेड 1 गुड प्रोग्नोसिस। और मेड्यूलोब्लास्टोमा बच्चे में बहुत खराब ट्यूमर माना जाता है, ग्रेड 4 वेरी वेरी बैड। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानना पैथोलॉजिस्ट के लिए बहुत जरूरी है। तो कैसे पता लगेगा कि मेड्यूलोब्लास्टोमा की बात हो रही है? माइक्रोस्कोपिकली देखने को मिलेगा होमर राइट स्यूडोरोजेट। फोटो देखने से पहले, होमर राइट स्यूडोरोजेट पैथोलॉजी में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? याद करने का जो तरीका है, निमोनिक इज मेन आर। अब देखो, जैसा जैसा आपको लाइफ ने सिखाया वैसा निमोनिक बना लेना। अगर आपको लाइफ ने ऐसा सिखाया है कि मेन आर राइट, तो आप बिल्कुल ऐसे याद करो, मेन आर राइट। बट अगर आपको लाइफ ने सिखाया है मेन आर फेक, मेन आर स्यूडो, तो आप वैसे भी याद कर सकते हो। तो जैसा आपका अपना एक्सपीरियंस रहा है वैसा निमोनिक बना लेना। चलो अभी किसी को ना ऑफेंड करते हुए हम याद करते हैं मेन आर राइट। तो होमर राइट स्यूडोरोजेट मेन में देखा जाता है, मतलब M फॉर मेड्यूलोब्लास्टोमा, E फॉर ईविंग सार्कोमा, N फॉर न्यूरोब्लास्टोमा, एंड R फॉर रेटिनोब्लास्टोमा। मतलब ज्यादातर सारे ब्लास्टोमा ट्यूमर्स है, मेड्यूलोब्लास्टोमा, न्यूरोब्लास्टोमा, रेटिनोब्लास्टोमा, एक बोन ट्यूमर है बीच में जो कि है ईविंग सार्कोमा। अब ये दिखाई कैसे देता है? और सबसे पहली चीज, स्यूडोरोजेट और ट्रू रोजेट के बीच में अंतर क्या होता है? तो स्यूडोरोजेट और ट्रू रोजेट का अंतर वैसा ही है जैसे आपकी लाइफ में कोई फेक फ्रेंड और ट्रू फ्रेंड का डिफरेंस होता है। तो जो आपकी लाइफ में फेक फ्रेंड होगा वो अपने हमेशा दिल में आपके लिए कोई बुरी इंटेंशन जरूर रखेगा, कुछ ऐसी चीज उसके दिल में होगी कि आपका बुरा हो जाए। और जो आपका ट्रू फ्रेंड होगा उसके दिल में आपके लिए कुछ भी बुरा नहीं होगा, क्लीन हार्टेड, क्लियर हार्टेड होगा। बिल्कुल वैसा ही स्यूडोरोजेट और ट्रू रोजेट होता है। स्यूडोरोजेट के दिल में कुछ तो अंदर बीच में छुपा होता है जो बुरा होता है। तो देखो, स्यूडोरोजेट, रोजेट मतलब ऐसे राउंड 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 रोज की तरह, एंड स्यूडो मतलब कुछ तो बीच में भरा हुआ है, सेंटर भरा हुआ है। तो अब यहाँ पे ये वाला रोजेट देखो, ये राउंड 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 वाली अपीयरेंस है और बीच में कुछ भरा हुआ है। ये राउंड राउंड अपीयरेंस, बीच में कुछ भरा हुआ है, राउंड राउंड अपीयरेंस, बीच में कुछ भरा हुआ है। तो इसे बोला जाता है होमर राइट स्यूडोरोजेट। स्यूडो का मतलब समझ आ गया। और होमर राइट स्यूडोरोजेट किस में देखा जाता है? मेन आर राइट, मेन आर स्यूडो। एंड जो ट्रू रोजेट है, ट्रू रोजेट मतलब वो वाले दोस्त मैम जिनके दिल में हमारे लिए कुछ बुरा नहीं है, जो हमारा सच में अच्छा चाहते हैं।
तो मतलब उनका हार्ट बिल्कुल क्लीन है। देखो इनका सेंटर बिल्कुल सेंटर एम्प्टी है, सेंटर क्लीन है। तो अगर आप ये वाला रोजेट देखोगे तो आपको सेंटर में क्या दिखाई देगा? व्हाइट कलर की स्पेस। इस वाले रोजेट के सेंटर में व्हाइट कलर की स्पेस, इस वाले रोजेट के सेंटर में व्हाइट कलर की स्पेस। तो अगर आपको कहीं भी व्हाइट कलर की खाली स्पेस दिख रही है मतलब उसका दिल साफ है, मतलब वो ट्रू रोजेट है। और ट्रू रोजेट का एग्जाम्पल है फ्लेक्सनल इंटेस्टिनल ट्रू रोजेट, जो कि देखा जाता है रेटिनोब्लास्टोमा में। तो अब प्लीज एक चीज पे जरूर ध्यान देना, ऑफ्थैल में क्वेश्चन आता है, रेटिनोब्लास्टोमा में ट्रू रोजेट भी दिखाई देता है, रेटिनोब्लास्टोमा में स्यूडो रोजेट भी दिखाई देता है। तो यस, रेटिनोब्लास्टोमा कैन शो यू बोथ। अभी मेड्यूलोब्लास्टोमा जो पढ़ रहे थे उसमें क्या दिखाई देता है? उसमें दिखाई देता है मेन आर राइट, दैट इज होमर राइट, स्यूडो रोजेट। मेड्यूलोब्लास्टोमा खत्म करने के बाद द नेक्स्ट ट्यूमर दैट यू हैव इज मेनिंजियोमा, एग्जामिनर का फेवरेट। एफएमजी और नीट में हमेशा एक क्वेश्चन आता है। मेनिंजियोमा का क्वेश्चन हमेशा एक मिडिल एज फीमेल के साथ शुरू होगा। एंड फीमेल के साथ ज्यादातर कॉमन क्यों है? क्योंकि कुछ तो हार्मोन डिपेंडेंस है जो इस ट्यूमर में देखी गई है। तो या तो इसका जो साइज है वो कहेंगे कि वो प्रेगनेंसी में एकदम से ये 2 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर का हो गया, या फिर इस फीमेल को जब हेडेक होती है वो तभी होती है जब उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है। तो कुछ हार्मोन से रिलेटेड अगर आपको हिस्ट्री दे रहे तो वो मेनिंजियोमा की तरफ आपको लेके जाना चाहता है एग्जामिनर। क्योंकि मेनिंजियोमा में कौन सा रिसेप्टर पॉजिटिव है? प्रोजेस्ट्रॉन रिसेप्टर पॉजिटिव है। ये एक हार्मोनली डिपेंडेंट ट्यूमर है, तभी फीमेल्स में ज्यादा देखा गया है प्रोजेस्ट्रॉन रिसेप्टर पॉजिटिव। अब उसके नाम से ये जरूर समझ आता है कि मेनिंजियोमा ब्रेन के अंदर तो दिखेगा नहीं, मेनिंजेस में से दिखेगा। तो ऑब्वियसली कहाँ से पाया जाएगा? मेनिंजेस में से पाया जाएगा। दूसरा, अगर इसका आप रेडियोलॉजी देखो तो एक बहुत फेमस साइन होता है जो जानना जरूरी है, इट शोज यू द ड्यूरल टेल साइन। अब उसके बाद अगर आप देखो कि पैथोलॉजी में क्या मिलता है, तो अब अभी एक निमोनिक बनाया था मेन आर फेक, तो हो सकता है मेन वुड हैव माइंडेड और वुड हैव गॉटन ऑफेंडेड। तो अभी एक निमोनिक हम वैसी फीमेल्स पे बना देते हैं ताकि कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी ना हो, है ना। तो ये डिजीज कौन से जेंडर में ज्यादा देखी गई है? फीमेल्स में। और ज्यादातर फीमेल्स के बारे में ऐसा बोला जाता है कि वो सीधी बात नहीं करती, वो उस बात के आसपास गोल 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 बातें घुमाती है ना। सेम वे इस ट्यूमर में जो फीमेल्स में होता है सब कुछ गोल गोल घूमने वाला है। मतलब अगर ट्यूमर सेल्स पूछो कैसे दिखाई देते हैं, तो ट्यूमर सेल्स ऐसे गोल गोल दिखाई देंगे, मतलब वर्लिंग। जूम इन करके अगर देखो तो ट्यूमर सेल एक, उसके ऊपर एक और लेयर गोल जा रही है, फिर ट्यूमर सेल ऐसे, फिर ऐसे, इधर भी ऐसे फिर ऐसे लग रहा है, एक के ऊपर एक गोल गोल जैसे ट्यूमर सेल जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसे बोला जाता है वर्लिंग ऑफ द ट्यूमर सेल। अगर आप कैल्सिफिकेशन देखो तो वो भी सामोमा बॉडी भी हमेशा अनियन स्किन की तरह गोल गोल दिखाई देती है। तो सब कुछ मेनिंजियोमा जो फीमेल्स में होता है सब कुछ गोल गोल, ट्यूमर सेल भी गोल गोल मतलब वर्लिंग, एंड सामोमा बॉडी भी गोल गोल। सो दैट इज गोइंग टू बी, आई लेबल दिस एज द सामोमा बॉडी। फाइनली कमिंग टू द नेक्स्ट सेट ऑफ ट्यूमर्स, बट रिमेंबर नेक्स्ट सेट ऑफ ट्यूमर्स जितने भी ट्यूमर्स हैं ये सब INI-CET एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। So ATAR, what is the full form of ATAR? Atypical rhabdoid teratoid, ATAR. Atypical teratoid and atypical rhabdoid. INI-CET में पूछा गया था कि ये कौन से जीन की वजह से होता है। तो रिमेंबर रैब्डॉइड वर्ड मुझे थोड़ा रैब्डोवायरस रेबीज की याद दिला रहा है। रेबीज डॉग स्निफिंग, रैब्डॉइड ट्यूमर में रेबीज डॉग स्निफिंग, SNF म्यूटेशन। और देखो क्योंकि उसे पता था कि मुझे आगे जाके INI-CET एग्जाम में आना है, तो उसने अपना दूसरा नाम रखा INI, उसके नाम में ही लिखा था कि ये इसी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो SNF और INI म्यूटेशन इज गोइंग टू बी सीन इन ATAR। Okay, the next brain tumor for INI-CET exam that you need to know is DNET. DNET पे एक ही क्वेश्चन आता है कि DNET ट्यूमर फोटो कैसा दिखाई देता है। तो अगर आप इस फोटो को देखो तो ऐसा लगा है बैकग्राउंड में किसी ने बहुत सारा पानी फेंक दिया है। पानी फेंक दिया है मतलब देयर आर गोइंग टू बी पूल्स ऑफ म्यूसिन। ऑल ऑफ दिस बैकग्राउंड में जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब क्या है? दिस इज ऑल पूल्स ऑफ म्यूसिन। एंड पूल में कौन तैर रहा है? छोटे छोटे न्यूरॉन्स तैरने की कोशिश कर रहे हैं, फ्लोटिंग न्यूरॉन्स। तो अगर आप ध्यान से देखो ये कुछ कुछ सेल्स हैं जो बीच में तैरने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो फ्लोटिंग न्यूरॉन्स इन पूल्स ऑफ म्यूसिन बोला गया, तो उसका मतलब है DNET की बात हो रही है। और कौन से ट्यूमर्स हैं जो आपको INI-CET एग्जाम के लिए जानना है? तो एक हो गया लिम्फोमा। लिम्फोमा ब्रेन में, मतलब हम वैसे तो हिमैट में पढ़ते हैं बट क्या ब्रेन में हो सकता है? यस, लिम्फोमा ऑफ द ब्रेन, अगेन समथिंग इम्पोर्टेंट फॉर INI-CET एग्जाम। इट इज सीन इन HIV पॉजिटिव पेशेंट्स। एंड कौन से टाइप का लिम्फोमा होता है? DLBCL। लेट मी शो यू अ पिक्चर डायरेक्टली। क्या पढ़ा हमने? लिम्फोमा ऑफ द ब्रेन ज्यादातर HIV पॉजिटिव पेशेंट्स में होता है और ये DLBCL टाइप का लिम्फोमा होता है।
आपको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में दो चीजें दिखेंगी। एक होगा एंजियोसेंट्रिक पैटर्न। क्या नाम में समझ आ रहा है? एंजियो मतलब ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल के आसपास पाए जाएंगे। तो अगर ये ब्लड वेसल है तो जो लिम्फोमा के सेल्स हैं, ट्यूमर के सेल्स हैं, वो आपको ब्लड वेसल के आसपास ज्यादा पाए जाएंगे। तो अगर ये फॉर एग्जाम्पल ब्लड वेसल है तो देखो सेल्स इसके आसपास है, ये ब्लड वेसल है तो सेल इसके आसपास है, अगला ब्लड वेसल भी देखो, ये ब्लड वेसल है तो सेल इसके आसपास है। इसे बोला जाता है एंजियोसेंट्रिक पैटर्न। दूसरी चीज जो देखने को मिलेगी वो होगी हुपिंग। हुपिंग का मतलब हुक की तरह, जैसे अगर ये एक सेल है तो इसके आसपास में एक कपड़े से इसको बांध दूं तो उसे बोला जाएगा हुपिंग। सो फॉर एग्जाम्पल अगर ये ट्यूमर सेल है, मैंने इसके आसपास कोई फाइबर से इसे बांध दिया, फिर ये अगला ट्यूमर सेल है, फिर इसके आसपास इसे फाइबर से बांध दिया, तो वो फाइबर कौन सा है? वो है रेटिक्यूलिन फाइबर। तो अगर आप जूम इन करके देखो तो इमेजिन करो कि यहाँ पे कैंसर का सेल था और इसके आसपास रेटिक्यूलिन फाइबर ने इसे बांध दिया, फिर यहाँ पे कैंसर सेल था, फिर इसके आसपास रेटिक्यूलिन फाइबर ने बांध दिया। तो जहां जहां कैंसर सेल दिखाई दे रहा है उसके आसपास आप उसे बांधने की कोशिश कर रहे हो। किससे बांध रहे हो? रेटिक्यूलिन फाइबर से बांध रहे हो, और इसे बोला जाता है हुपिंग। सो रिमेंबर, लिम्फोमा ऑफ द ब्रेन इज गोइंग टू शो यू एंजियोसेंट्रिक पैटर्न एंड हुपिंग। एक और इम्पॉर्टेंट फॉर INI-CT इज डिफ्यूज मिडलाइन ग्लायोमा, जिसके नाम में आपको सभी कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ग्लायोमा आपको बताएगा कि ये ब्रेन का ट्यूमर है, मिडलाइन आपको बताएगा कि ये ब्रेन के मिडलाइन में होता है, और डिफ्यूज मतलब ये एक जगह नहीं रहता है, ये इधर उधर फैलता रहता है। तो अगर कोई चीज फैलेगी तो उसकी प्रोग्नोसिस तो खराब ही होगी। तो डिफ्यूज होने की वजह से इसकी जो प्रोग्नोसिस मरीज में देखी गई है वो बहुत बुरी है, पुअर प्रोग्नोसिस। तो यहाँ तक तो हम एग्जामिनर को एग्जाम में ना नाम पढ़ के भी आंसर दे देंगे। डिफ्यूज है, बुरा है, ब्रेन के मिडलाइन में है, और ग्लायोमा मतलब ब्रेन ट्यूमर। एग्जामिनर आपसे जो पूछेगा वो है इसका म्यूटेशन। ये एक नया क्वेश्चन है जो रॉबिन्स 10th एडिशन में ऐड हुआ था, तभी INI-CT के लिए इम्पोर्टेंट है। रिमेंबर, इसमें देखा जाता है H3K27M म्यूटेशन, जो थोड़ा सा मुश्किल है याद करना, बट सिर्फ एक एग्जाम के लिए याद करके भूला जा सकता है। बट इसको समझना क्या है कि ये कौन सा जीन है जो हमने कभी सुना नहीं। H3 का मतलब होता है हिस्टोन जीन्स, और ये वो जीन्स हैं जो हमारे DNA में पाए जाते हैं। H3 हिस्टोन जीन में म्यूटेशन होने की वजह से पेशेंट को डिफ्यूज मिडलाइन ग्लायोमा होता है। तो ATAR, DNET, लिम्फोमा एंड मिडलाइन ग्लायोमा, ये सब INI-CT के लिए जरूरी है। एक वो ट्यूमर जो सारे एग्जाम्स के लिए जरूरी है उसका नाम है श्वानोमा। रिमेंबर, श्वानोमा इज फॉर ऑल एग्जाम्स, एंड श्वानोमा को पहचानने के लिए कौन कौन सी 3 चीजें हमें ढूंढनी होंगी व्हेन इट कम्स टू पैथोलॉजी। तो श्वानोमा में सबसे पहले देखने को मिलता है एंटनी A एरिया एंड एंटनी B एरिया। ये क्या मतलब होता है? ए से मतलब वो एरिया जिसमें बहुत सारे सेल्स होंगे, अ लॉट ऑफ सेल्स, हाइपर सेल्यूलर। तो देखो इस फोटो में ऐसा एक एरिया दिखाई दे रहा है कि इसमें बहुत सारे सेल्स हैं, मतलब इसे बना देते हैं अ लॉट ऑफ सेल्स, एंटनी A। और एंटनी B एरिया वो होता है जो बिल्कुल ब्लैंक है, जिसमें कोई सेल मुझे दिख ही नहीं रहा, मतलब हाइपोसेल्यूलर। यानी कि अगर आप ये वाले एरिया पे फोकस करोगे इसमें सेल्स दिखाई ही नहीं दे रहे, मतलब वो ब्लैंक। तो ऐसा लग रहा है आपने दो फोटोज को ना फोटोशॉप कर दिया। एक जगह बहुत सारे सेल्स हैं, एक जगह बिल्कुल भी सेल नहीं है। बहुत सारे सेल्स एंटनी A, बिल्कुल भी नहीं है तो एंटनी B। ये 2 एरिया समझ आ गए। एक और चीज देखी जाती है, दैट इज वेरुके बॉडीज। तो वेरुके बॉडीज क्या है? ऐसा मान लो कि ये जो 2 हाथ है, दीज हैंड्स आर न्यूक्लियाई। तो एक रो ऑफ न्यूक्लियस यहाँ बनाया, एक रो ऑफ न्यूक्लियस यहाँ बनाया। कितने रोज बनाए? 2। एक यहाँ बनाया और एक यहाँ बनाया, न्यूक्लियस बनाया। साइटोप्लाज्म कहाँ गया? ये पेंसिल, बीच में साइटोप्लाज्म। सो देखो ये जो 2 मेरे हाथ हैं, दीज आर द न्यूक्लियाई, और बीच में साइटोप्लाज्म। अगर इसको आप ड्रॉ करने की कोशिश करो तो ध्यान से देखो, देर आर 2 रोज ऑफ न्यूक्लियाई। वो न्यूक्लियाई कैसे हैं? एक के पीछे एक के पीछे एक। उसे बोला जाता है पैलिसेडिंग न्यूक्लियाई। देर आर 2 रोज ऑफ पैलिसेडिंग न्यूक्लियाई, और सेंटर में क्या पाया जाएगा? सेंटर में होगा साइटोप्लाज्म। इस पूरी चीज को बोला जाता है वेरुके बॉडी। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक रो न्यूक्लियस की लग रही है, ये दूसरी रो न्यूक्लियस की लग रही है। तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, और सेंटर में जो मिलेगा दैट इज साइटोप्लाज्म। इस पूरी चीज को मिला के बोला जाता है वेरुके बॉडी। सो जब भी श्वानोमा की बात होगी दे विल आस्क यू एंटनी A, एंटनी B एंड वेरुके बॉडीज। बट सिंड्रोम कौन सा होगा? NF2। अब हमने NF2 इतनी जगह पे पढ़ लिया तो एक स्टोरी बना लेते हैं, एक समरी बना लेते हैं। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 2 अगर 2 बार लिखो तो क्रोमोसोम भी याद हो जाएगा। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 2 इज क्रोमोसोम 22। और इसमें कौन कौन से ब्रेन ट्यूमर्स हैं जो पाए जाते हैं?
निमोनिक है मिसमी, मतलब सबसे पहले मिस दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेड श्वानोमास, अभी तो यही तो पढ़ रहे थे एंटनी वाले एरियाज, तो श्वानोमा पाए जाते हैं। मिस मी, एम फॉर मेनिंजियोमा, एम फॉर मेनिंजियोमा में भी NF2 की एसोसिएशन थी, एंड ई फॉर एपेंडाइमोमा। तो याद रखना वो 3 ट्यूमर्स, श्वानोमा, मेनिंजियोमा, एपेंडाइमोमा। मिस मी से याद रखना श्वानोमा, मेनिंजियोमा, एपेंडाइमोमा NF2 के साथ पाए जाते हैं, एंड दैट मार्क्स एन एंड ऑफ ऑल द ट्यूमर्स। ये सारे मिसलेनियस वाले INI स्टूडेंट्स के लिए थे। श्वानोमा तो हर एग्जाम के लिए जानना ही जानना जरूरी है। नाउ फाइनली बिफोर आई एंड दिस टॉपिक, there are 2 miscellaneous images that you all have to know for more again for INI-CT। तो नीट वाले स्टूडेंट्स इसे मत पढ़ना, और ये CNS के चैप्टर में काफी था कि कुछ टॉपिक्स है जो सारे एग्जाम्स में आएंगे, बट कुछ है जो सिर्फ INI के लिए है। सो मिसलेनियस में सबसे पहले जो आपको जानना है, प्रायोन डिजीजेस। आपने पढ़ा होगा क्रूट्ज़फेल्ड-जेकब डिजीज, कुरोज डिजीज, वो सारी प्रायोन डिजीजेस होती हैं। प्रायोन डिजीजेस का दूसरा नाम क्या होता है? TSC। TSC अगर ध्यान से पढ़ो तो मतलब ट्रांसमिसिबल, एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसमिट हो सकती है। एंसेफेलोपैथी मतलब ये ब्रेन का प्रॉब्लम कराती है, और स्पॉन्जी फॉर्म का मतलब होता है कि इसमें वैक्यूलेशंस दिखाई देंगी। तो अगर आप ब्रेन में देखो तो आपको ये खाली खाली वाइट स्पेसेस दिखाई देने लग जाएंगी। इन खाली स्पेसेस को बोला जाता है वैक्यूलेशंस। So remember, transmissible spongiform encephalopathy is known as prion disease। उसको एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एक डिजीज होती है कुरूज डिजीज। कुरूज डिजीज में आपको ऐसा एक राउंड सा स्ट्रक्चर दिखने लग जाता है ब्रेन में, जिसका नाम है कुरूज प्लाक। तो INI-CT एग्जाम में पूछते हैं कि कुरूज प्लाक के लिए कौन कौन से स्टेन्स है। पहला स्टेन है कॉन्गो रेड, जो अमाइलॉइड वाला स्टेन था वो यहाँ भी है, एंड दूसरा है पास, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर INI-CT एग्जाम। कुरूज प्लाक के लिए कॉन्गो रेड एंड पास। जो सेकंड, फर्स्ट मिसलेनियस फोटो हो गई, जो सेकंड मिसलेनियस फोटो जाननी है इज अ ट्यूमर दैट इज क्रेनियोफैरिंजियोमा। ये पीडियाट्रिक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा क्योंकि ये बच्चों में ज्यादा होता है। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंटेशन। बच्चे में एक प्रॉब्लम होती है कि बच्चे में ना बहुत सारे हेडेक के कंप्लेंट्स होंगे, एंड दूसरा बच्चे में हमेशा विजन से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत बताई जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये ट्यूमर बन रहा है। ये ट्यूमर होता क्या है? ये स्कल में, ब्रेन में कहाँ पाया जाता है? तो ये एक सुप्रासेलर ट्यूमर है। अब आपको समझ में आएगी कि सुप्रासेलर ट्यूमर वो ट्यूमर होता है। सुप्रासेलर, सेला में क्या होता है? सेला टर्सिका, उसके ऊपर ट्यूमर बैठा हुआ है, वहां पे ऑप्टिक कियाज्म पाया जाता है, वहां पे ऑप्टिक कियाज्म पाया जाता है। ये रहा ट्यूमर, ये रहा ऑप्टिक कियाज्म, और ट्यूमर उस पे बैठा हुआ है। तो अब मुझे समझ आई कि विजन डिस्टर्बेंसेस क्यों हो रही हैं, क्योंकि ट्यूमर ऑप्टिक कियाज्म पे जाके बैठता है, क्योंकि वो सुप्रासेलर लोकेशन में। अगर आपको याद था तो हमने एक निमोनिक पढ़ा था कि रेडियोलॉजी में वो कौन कौन से ट्यूमर्स हैं जो कैल्सिफिकेशन दिखा सकते हैं, उसका निमोनिक था कॉम। अब हमने सब कुछ पढ़ लिया, मेनिंजियोमा में कैल्सिफिकेशन पढ़ लिया, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा पढ़ लिया, और अब तीसरा वाला क्रेनियोफैरिंजियोमा वो भी पढ़ लिया। नाउ व्हाट विल यू सी? रेडियोलॉजी हो गया, बच्चे में क्या कंप्लेंट्स है, एनाटॉमी सब हो गया। पैथोलॉजी में क्या दिखेगा? पैथोलॉजी में अगर आप देखो, एक तरफ आपको ऐसे सेल्स दिखाई दे रहे हैं जो कोने में खड़े हैं लाइन बना के, जैसे उनको किसी चीज की पनिशमेंट मिली हो कि एक जगह एक कोने में जाके खड़े हो जाओ। तो इन सेल्स को क्या बोला जाता है? पेरिफेरल पैलिसेडिंग। वो एक जगह एक लाइन में खड़े हैं। जो दूसरे सेल्स हैं वो आराम से अपना इधर उधर घूम रहे हैं, लूज अरेंजमेंट। सो अगर ध्यान से देखो, जो सेल्स अकेले घूम रहे हैं, इन सेल्स को बोला जाता है स्टेलेट रेटिकुलम। तो क्रेनियोफैरिंजियोमा में 2 प्रकार के सेल्स पाए जाएंगे। एक वो सेल्स जो कोने में खड़े हैं जिन्हें बोला जाएगा पेरिफेरल पैलिसेडिंग, एंड एक वो सेल्स जो आराम से इधर उधर घूम रहे हैं जिनका नाम है स्टेलेट रेटिकुलम। उसके अलावा एक पिंक कलर का एक स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देयर इज अ पिंक कलर स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज वेट केराटिन। केराटिन तो हमने बहुत बार सुना है, बट ये वेट केराटिन शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे क्यों हुआ? क्योंकि सर्जन्स ने देखा था कि जब क्रेनियोफैरिंजियोमा को सेला टर्सिका में से निकाला गया, सर्जरी करके निकाला गया, तो उस ट्यूमर को ना कट करने पे उसके अंदर से एक ब्राउन कलर का फ्लूइड निकला, जिसका नाम रख दिया गया मशीन ऑयल फ्लूइड। जैसा मशीन ऑयल होता है जो मशीन में और गाड़ियों में यूज किया जाता है, वैसे रंग का एक ब्राउन कलर का फ्लूइड निकला उसमें से। तो उन्हें समझ आई कि अच्छा, इस ट्यूमर के अंदर कुछ पानी जैसा फ्लूइड ब्राउन कलर का है। इस वजह से केराटिन बुलाने की बजाय अभी इस चीज को क्या बुलाते हैं? वेट केराटिन। सो वेट केराटिन जो हम पैथोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं, वो सर्जन जब ट्यूमर निकालते हैं तो कट करने पे उन्हें उस ट्यूमर में से एक ब्राउन कलर का फ्लूइड दिखाई देता है, मशीन ऑयल फ्लूइड। Well on that, this is all that you had to know about craniopharyngioma. आपके INI-CT के miscellaneous topics are also done.
एंड CNS इज ओवर। आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, CNS में ऐसा मान के चलना कि आप कौन से एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, उसके हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन फिल्टर आउट करके पढ़नी है।